नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि आज जातिगत जनगणना का श्रेय लेने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है, लेकिन इस मुद्दे की वास्तविक शुरुआत और लंबे संघर्ष का श्रेय ओबीसी महासभा को ही जाता है। महासभा ने दावा किया कि विगत एक दशक से वह लगातार जातिगत जनगणना और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर आंदोलनरत रही है। मध्य प्रदेश इस संघर्ष का सबसे बड़ा साक्षी है, जहां हर जिले में मासिक ज्ञापन दिए गए, मुख्यमंत्री का घेराव किया गया और भोपाल बंद जैसे बड़े आंदोलनों का आयोजन किया गया। महासभा पदाधिकारियों ने कहा कि जब कोई भी राजनीतिक दल इस विषय में गंभीर नहीं था, तब भी ओबीसी महासभा ने संगठनात्मक रूप से जनता को जागरूक किया और सरकार पर दबाव बनाकर इस मुद्दे को जीवंत बनाए रखा। उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना की जो आज ये नींव दिखाई दे रही है, वह दरअसल महासभा के लंबे संघर्ष का परिणाम है। महासभा ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस संवेदनशील मुद्दे को केवल श्रेय की राजनीति तक सीमित न रखें, बल्कि ओबीसी समाज के अधिकारों को व्यवहारिक रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में ईमानदार प्रयास करें। इस जाति की जनगणना होगी, लेकिन जाति जनगणना को लोग समझ नहीं पाए। जाति जनगणना जो है वो हर धर्म, संप्रदाय और जातियों के लिए होगी, और जब जाति जनगणना होगी तो इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे जिस धर्म के हों, संप्रदाय के हों, पंथ के हों, उनका एक डाटा आएगा और डाटे के हिसाब से ये देखा जाएगा कि उनका सर्वांगीण विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, और कौन लोग मुख्य धारा से जो है वंचित हैं। तो जो डाटा आएगा, उस डाटे से जो है सबके विकास के लिए समुचित जो है सरकार जो है योजना बना पाएगी और उनका समुचित विकास हो पाएगा। तो अभी इसका श्रेय लेने के लिए जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। जब भी देश के अंदर लगभग आप मीडिया के पर्सन हैं, आपको पता ही होगा कि लगभग 90 लाख पद जो है बैकलॉग के खाली हैं, जो अभी तक भरे नहीं गए। ये सब शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के पद हैं। और आप देखेंगे कि अभी जो स्टेट की परीक्षाएं हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाएं हैं, वहाँ पर साक्षात्कार के नाम पर लूट है। तो यहाँ पर जिसका जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा, तो उसके भी रास्ते जातिगत जनगणना से खुलेंगे। साथ ही अब आप प्रेस के लोग हैं तो देखना पड़ेगा कि कितने वर्ग के कितने लोग हैं जिनको प्रतिनिधित्व मिला है, तो यहाँ भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठेकेदारी है, औद्योगिकीकरण है, व्यापार है, ऐसे सब जगह जो है रास्ते खुलेंगे जातिगत जनगणना से। और ऐसी कोई भी जाति जो इस देश की है, जो मुख्य धारा में नहीं है, वो मुख्य धारा में पहुंचेंगी। इसी को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मोदी जी ने घोषणा की है जातिगत जनगणना, और कोई पार्टी नहीं कर पाई। क्या मानते हैं मोदी जी की उपलब्धता है? देखिए, मोदी जी ने घोषणा की है। अब आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग ही बता दीजिए कि मोदी जी व्यक्तिगत या उनकी मातृशक्ति संस्था या उनकी पार्टी जातिगत जनगणना के लिए कभी सड़क पर उतरी हो या संघर्ष की। एक वीडियो, एक फुटेज दिखा दीजिए, उनके संघर्ष का एक फोटो दिखा दीजिए कि कभी उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। जनगणना के लिए कौन उतरा था? कोई पार्टी बताइए जो उतरा होगा इसके करने। जनगणना के लिए सबसे पहले जो मुद्दा आया था, ये मंडल कमीशन के बाद जनता दल ने इस मुद्दे को उठाया था। जब मंडल कमीशन लगा था, उसके बाद शरद यादव जी के मुख से पहली बार जनगणना के लिए आवाज़ उठी थी। उसमें लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय एसकाई मुलायम सिंह जी ने, माननीय कांसी राम साहब ने, इन लोगों ने जातिगत जनगणना की बात करी थी। उसके बाद जो है मंडल की राजनीति जब नीचे गई और दूसरी राजनीति आई, उस समय ये जातिगत जनगणना का मुद्दा हट गया। उसके बाद इस मुद्दों को पार्टियों ने नहीं, ओबीसी महासभा ने पिछले 11 सालों से इस मुद्दों को जीवंत किया। और जब संरक्षक ओबीसी महासभा के माननीय शरद यादव जी बने, तब ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय पटल पर आना शुरू हुआ। 1931 में आखिरी बार जनगणना हुई थी, अंग्रेजों ने करवाई जी। इसके बाद कांग्रेस ने 50 साल तक नहीं, जातिगत जनगणना जी सत्ता और शासन किया। आप लोग भी अपनी भागीदारी बता रहे हैं, घोषणा भी कोई नहीं बना, आज रस चखने को सब तैयार। हाँ, जातिगत जनगणना 1931 में भी हुई और जातिगत जनगणना 2011 में भी। लेकिन 2011 में जातिगत जनगणना हुई, उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। और आंकड़े सिर्फ इसलिए प्रकाशित नहीं किए गए, उसमें ये कहा गया कि इसमें 5 या 7% का एरर है, इसके कारण उसको जो है ना प्रकाशन नहीं किया गया। और रही बात आपने घोषणा भी करने की, तो ये बात सही है कि घोषणा कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सब बच रहे थे इससे और इसको समझ नहीं रहे थे। इसको जातिगत जनगणना से केवल पिछड़ा वर्ग के लिए मान रहे थे कि क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की जनगणना तो हो रही थी, जनगणना नहीं हो रही थी अदर बैच फर्स्ट क्लास की।
तो उसका जो संख्या है वो लगभग देश के अंदर 60% है। तो वो समुदाय कहीं बिचक ना जाए, तो ये साहसिक फैसला कोई नहीं ले पा रहा था। चूँकि देश के अंदर जितनी भी अब सरकारें बन रही हैं, ये अदर बैकवर्ड वोट जिधर देता है, सरकार के पास आंकड़े हैं, सरकार उसी की बन रही है। तो शायद सरकार को लगा हो कि ये वर्ग अब हमसे छूट रहा है, हमको 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया, अब ये वर्ग हमसे फिसल रहा है, तो हो सकता है कि इसके दबाव में आकर किया हो सकता है कि कश्मीर मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किया हो सकता है बिहार चुनाव के लिए किया हो, तो कई सारी परिस्थितियों उनके दिमाग में क्या था वो तो वही बता सकते हैं। कांग्रेस के साथ भी स्थिति हो सकती थी। 2011 में उनको लगा वो सत्ता खिसकने वाली है, उन्होंने घोषणा की और कुछ काम करवाया इसके बाद। वही बात तो हम कह रहे हैं आपसे, वही बात तो हम कह रहे हैं। नहीं, इसका उदाहरण है कर्नाटक का जो चुनाव हुआ। वही तो कह रहे हैं ना कि भाई सबको डर था कि कहीं ये वर्ग हमसे हट ना जाए, और कांग्रेस को भी डर था कि हट ना जाए तो जनगणना कराई, और जब जनगणना कराई आंकड़े प्रकाशित नहीं किए, वर्ग हट गया तो पूरे देश के अंदर उनकी सत्ता गायब हो गई। और जब इस बात को कांग्रेस ने कर्नाटक में प्रमुखता से उठाया, तेलंगाना में उठाया, वहाँ उन्होंने अभी जिसकी जाति का जनगणना भी कराई, उसका फायदा उनको 2 स्टेटों में मिला। तो हो सकता है कि बीजेपी को भी लगा हो कि यार कांग्रेस को फायदा मिला तो हमको भी मिल जाए। इसमें भी अब ये राजनीति हो रही है। बिल्कुल जातिगत गणना प्रदेश